ये स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि किस प्रकार जो है लोकसभा राज्यसभा की जो है पावर्स हैं, वो शक्तियाँ होती है, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और कौन सी स्पेशल पावर है जो केवल लोकसभा के पास है और कौन सी स्पेशल पावर है जो केवल राज्यसभा के पास है, ठीक है। तो हमने स्पेशल प्रिविलेजेस पढ़े थे, यानी दो ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास है। कौन सी? एक तो आर्टिकल 249 में, ठीक है, कि अगर राज्यसभा चाहे तो थ्रू ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर, 2/3 बहुमत से राज्यसभा क्या कर सकती है? द राज्यसभा कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को द नेशनल इंपोर्टेंस, यानी टू बी सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस, या राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका मतलब उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था आर्टिकल 312 के अनुसार। ये दो शक्तियां इसलिए मैं वापस पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आर्टिकल 312 के अनुसार ओनली द राज्यसभा ही कैन पावर टू प्रोवाइड द राइट टू एस्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। केवल राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, इसको बना सकती है। वर्तमान में 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं होती है। कौन सी? एक IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और एक होती है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ठीक है। ये 3 क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सर्विस राज्यसभा चाहे तो इन 3 सर्विस के अलावा भी और कोई सर्विस का जो है एस्टेब्लिश कर सकती है, उसका गठन कर सकती है। तो ये दो स्पेशल पावर है किसके पास? राज्यसभा। तो इस तरह हमारा जो है टॉपिक पूरा हो गया। कौन सा? हमारा सेंट्रल जो है कौन सा हो गया पूरा? सेंट्रल जो आपकी जुडिशरी पूरा हो गया, ठीक है। इसमें आपके पढ़ा था कि कौन कौन से होती है सेंट्रल जुडिशरी में, लेजिस्लेचर में कौन कौन से होंगे। तो लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा था, लेजिस्लेचर में सम्मिलित किया जाता है किसको? राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट, और लोकसभा और राज्यसभा को। तो प्रेसिडेंट के पावर्स को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स और जो है किस तरह उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उन सब पर हमने चर्चा कर ली। तो लेजिस्लेचर आपका टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद हम दूसरा जो पढ़ते हैं उसको करते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। लेजिस्लेचर हो गया आपके, अब है दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो जैसे हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से? लेजिस्लेचर, सेकंड कौन सा होगा? एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होगा जुडिशरी। तो जुडिशरी थर्ड, तीसरा हम न्यायपालिका जो होता है उसमें हम पढ़ेंगे, और एग्जीक्यूटिव जिसको हमने पहला अंक पढ़ लिया था। तो हमने बात की थी कि एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन शामिल होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की बात जहां तक हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो प्रेसिडेंट प्लस आपके प्राइम मिनिस्टर और जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, या संघीय जो है यूनियन कह दो, संघीय कह दो, या केंद्रीय कह दो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कह दो, या क्या कह सकते हो? यूनियन एग्जीक्यूटिव कह सकते हो। तो दोनों ही नाम है इसके, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है एक तो इन तीन को सम्मिलित करते हैं। एक तो प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन तीनों को सामूहिक रूप से जो है क्या कहा जाता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कह दो या यूनियन एग्जीक्यूटिव कह दो, ठीक है। तो इसका जो उल्लेख है
हमने बात की थी कि आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक किसका है, आर्टिकल जो है वो आपके लेजिस्लेचर से संबंधित है, ठीक है। और आर्टिकल 54 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के और 78 तक जो है, इन सारे आर्टिकल्स में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को जो है समझाया गया है, लिखा गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा करता है या इसमें बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 सबसे इसकी पहली शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 a provision according to which there is an office of the president in India। तो आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, और केंद्र की सारी शक्तियां उसमें निहित होगी, केंद्र सरकार की, ठीक है। तो ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 52। मतलब देयर इज एन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा आर्टिकल 53 में भी ये कहता है, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट यूनियन विल बी इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन सी पावर उसके अंदर होगी, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यूनियन, केंद्र सरकार की सारी शक्तियां, स्टेट यूनियन मतलब केंद्र सरकार की, किसके हैंड्स में होगी, इन द हैंड्स विल बी द हैंड्स इन द प्रेसिडेंट, हैंड्स इन द प्रेसिडेंट। दोनों मतलब समझ गए। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर जो है केंद्र की सारी शक्तियां, संघ सरकार की सारी शक्तियां, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यूनियन, संघ सरकार की सारी शक्तियां किसके हाथ में होगी, हैंड्स इन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के हाथ में होगी। इसका मतलब सारे काम किसको, संविधान किसको सौंपता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे काम सौंपता है प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ही विल बी देम, अब ये उसका प्रयोग कौन करेगा, एक लाइन और जोड़ी गई यहाँ पे, ध्यान रखना कि सारी पावर्स हैंड्स इन द प्रेसिडेंट, हाथ किसके हाथ में दी गई है, प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई। लेकिन एक लाइन और जोड़ी गई है कि ही विल यूज देम, इसका यूज जो होगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, देम हिमसेल्फ, खुद, हिमसेल्फ और थ्रू द सबऑर्डिनेट, और थ्रू द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो आर्टिकल 52(3) ये दोनों लाइन साथ में बोलनी है। इसका मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया, इसको समझते हैं कि भारत का आर्टिकल 53 कहता है कि भारत संघ सरकार की सारी शक्तियां, स्टेट यूनियन की सारी शक्तियां किसके हाथ में होगी, राष्ट्रपति के हाथ में होगी। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो हिमसेल्फ खुद करेगा या फिर थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ कौन से, उसके नीचे, इसके नीचे कौन होंगे आगे पढ़ेंगे अपन, उसके नीचे होती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्री परिषद की सहायता से वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसका मतलब वो बाध्य है, राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, किसकी सलाह से करता है। यहां पर एडवाइस शब्द भी है, यानी किसकी सलाह से करेगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सलाह से, जिसका प्रमुख कौन होगा, जिसका चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर।
इसका मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि वो ये कहना चाहता हूं कि शक्तियां सारी संविधान को दी गई है, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन आर्टिकल 53 ये कहता है कि ये शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में तो होगी, लेकिन इसका प्रयोग या तो वो खुद करेगा, और यहां और शब्द डाल करके लिखा है कि वो इन शक्तियां अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थों की सलाह से करेगा। ठीक है, एडवाइस किसकी लेगा? वो अधीनस्थों की। अधीनस्थों में कौन आएगा? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर, उसकी सलाह और सहायता से करेगा। ठीक है, तो ये बात 2 अनुच्छेद में कही गई है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके अंदर संघ की सारी शक्तियां होगी। आर्टिकल 53 कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके हैंड्स में होगी? प्रेसिडेंट्स के हाथ में होगी, लेकिन does he use his powers with the help of himself or through his subordinate? उनका प्रयोग वो खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति को शक्तियां तो सारी सौंपी गई है, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग वह अकेले नहीं करेगा, बल्कि अपने अधीनस्थ यानी मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। तो अपन अगर बात करें कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित करते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया, इसमें किस किस को शामिल करते हैं? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, और एक और है इसमें एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल। तो आपको याद रखना है, 1 नंबर का निश्चित रूप से सवाल बनता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका में किस किस को रखा जाता है, किस किस को शामिल किया जाता है। तो केंद्रीय कार्यपालिका में मुख्य रूप से तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 ही होते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का भी काम होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट है तब तक वाइस प्रेसिडेंट कोई भूमिका नहीं होती है, वो केवल राज्यसभा का क्या होता है? एक्स ऑफिशियो सुप्रीटेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में रखते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि यूनियन एग्जीक्यूटिव हु इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, संघीय कार्यपालिका, भारत में संघीय कार्यपालिका में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो संघीय कार्यपालिका में याद रखना है आपको प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, और 5 आएगा अटॉर्नी जनरल। इसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा जजेस ये जो होता है, सरकार को क्या करता है? सलाह देता है, कानूनी सलाह। ठीक है, तो महाधिवक्ता जो होगा ये भी इसमें शामिल होता है। तो अगर आपसे 2 नंबर का प्रश्न आता है कि हु इंक्लूडेड इन द सेंट्रल या यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका में किस किस को रखा जाता है, तो याद रखना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। इंपॉर्टेंट रूप से हम 3 को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि इन्हीं तीनों की सहायता से भारत का जो है संघीय कार्य चलता है। वाइस प्रेसिडेंट एज ए राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो सुप्रीटेंडेंट के रूप में काम करता है, और अटॉर्नी जनरल हर कार्य में उनको सलाह देने का काम करता है, सरकार को कानूनी सलाह देने का काम करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, याद रखना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित किया जाएगा?
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। इन 5 को जो है संघीय कार्यपालिका में रखा जाता है और इन्हीं का जो हम चर्चा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखा है, मैं तो इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव लिख लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका कारण ये है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होती है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव लिख सकते हो या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लिख सकते हो, केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो इसको इसमें लिख देंगे प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर्मल सुप्रीम हेड। अब ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जो होता है वो फॉर्मल हेड होता है, केवल नाम मात्र का हेड होता है। किसका? इंडिया का नॉर्म जो है फॉर्मल हेड होता है। ठीक है, फॉर्मल सुप्रीम हेड होता है या फॉर्मल सुप्रीम हेड होता है, जबकि रियल में जो है, जो रियल पूछा जाए तो रियल में जो कौन होगा, एक्चुअल हेड कौन होगा? तो एक्चुअल हेड पूछा जाए, एक्चुअल हेड पूछा जाए तो वो तो होता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो फॉर्मल हेड का मतलब ध्यान रखना, देखिए 2 तरह की कार्यपालिका होती है, जहां की यूनियन जो आपके पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने उसमें पढ़ा है डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है जहां पर, वहां पर 2 तरह की कार्यपालिका होती है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है यानी फॉर्मल एग्जीक्यूटिव होती है, और एक एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होती है, रियल एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति केवल फॉर्मल सुप्रीम हेड है किसका? कार्यपालिका। एक्चुअल हेड, वास्तविक शासक कौन होता है जो वास्तव में शासन करता है? वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। क्योंकि आर्टिकल 53 में मैंने कहा था कि राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह और सहायता से करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से। इसका मतलब हर काम में सलाह और सहायता राष्ट्रपति को ये देंगे। और नाम किसके नाम से शासन होगा? वो फॉर्मल हेड होगा, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति के नाम से शासन होगा। करेगा कौन वास्तव में? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मल हेड होता है और ये एक्चुअल हेड होते हैं। तो याद रखना आपका कि द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हु इज द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भारत का नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? तो उसमें प्रेसिडेंट आएगा। और हु इज द एक्चुअल हेड या रियल हेड, एक बात कह सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, हु इज द रियल या एक्चुअल हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो उसमें कहेंगे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। दोनों बातें समझ में आ गई? क्यों होता है इसको हम बात करेंगे आगे कि राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों का प्रयोग वो अकेले नहीं कर सकता। वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेगा, क्योंकि आर्टिकल 53 साफ कहता है कि राष्ट्रपति अपनी जितनी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो एक अपने सबॉर्डिनेट की सहायता से करेगा, इस एडवाइस से करेगा। और सबॉर्डिनेट में कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। इसका मतलब कोई भी काम राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। 1-2 पावर है उसके पास, लेकिन वो सारे जो पावर्स जो भी राष्ट्रपति के पकड़ेंगे वो सारे एक्चुअल में जो है पावर्स किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो बात यहां तक के समझ में आ गई आपके? The president is the formal supreme head of the central executive. राष्ट्रपति केवल फॉर्मल हेड होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, जबकि रियल में या एक्चुअल हेड ऑफ द सुप्रीम कौन होगा? एक्चुअल हेड होगा आपके ये कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ। ठीक है, फिर बात आती है आपके कि द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। याद रखना ये बात वापस लिखी गई है कि हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द सुप्रीम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। फॉर्मल हेड
ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यहां पर आप लिखोगे प्रेसिडेंट। ठीक है, और पूछा जाए कि हु इज द फॉर्मल की जगह पूछ दिया जाए हु इज द रियल हेड, रियल हेड पूछ लिया जाए या एक्चुअल हेड पूछ लिया जाए, एक्चुअल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यहां पर आएगा आपके प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट। हु इज द रियल और एक्चुअल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो उसमें आएगा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, अब देखिए सभी देशों में जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, वहां पर एक चीज होती है, वहां पर दो तरह के कार्यपालक, एक नाम मात्र का कार्यपालक होता है और एक वास्तविक कार्यपालक होता है। अमेरिका, इंग्लैंड में अगर बात करें, हमने जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम हम कहां से देख के लिया है, इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में जो फॉर्मल हेड होता है वहां का, उसको बोलते हैं अपन, वहां का किंग, और जो क्वीन होती है वो वहां की फॉर्मल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है। वहां राजतंत्र है, आज भी राजाओं के नाम से शासन होता है, करता कुछ नहीं है वो, उसके नाम से शासन होता है इंग्लैंड में। महाराजा या महारानी जो इंग्लैंड की होती है वो फॉर्मल हेड होती है वहां की। हमने ये सिस्टम इंग्लैंड से लिया है, ग्रहण किया है, ठीक है। और वहां की जो रियल हेड होती है इंग्लैंड की, रियल या एक्चुअल हेड होता है वहां का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है। उसी प्रकार हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया और वहां भी हमारे भी या फॉर्मल हेड, इंडिया के तो फॉर्मल हेड या यूनियन एग्जीक्यूटिव को किस नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत का आप पूछा जाए कि हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के केंद्रीय संघीय कार्यपालक जो प्रमुख होता है उसको राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया था, हमने इंग्लैंड के सिस्टम को अडॉप्ट किया था, जहां पर कौन सा सिस्टम चलता है, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। ठीक है, इंग्लैंड में भी नाम मात्र की कार्यपालिका, उदाहरण है वहां का राजा या महारानी जो भी है, वहां पर वहां वंशानुगत चल होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके जो बेटी होगी वो रानी बनेगी। तो वहां पर ऐसा चलता है 16 कई सालों से, और ऐसा ही चलता है। तो वहां का जो है राजा या रानी फॉर्मल हेड है, लेकिन हमारे यहाँ पर राजा या रानी नहीं, राजतंत्र नहीं है, इसलिए वहां पर हमारे फॉर्मल हेड कहा जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया, इसलिए हमको फॉर्मल हेड बनाना पड़ता है और रियल हेड अलग होता है। ठीक है, तो because the India has adopted a parliamentary form of government just as Britain, हमने ये सिस्टम कहां से ग्रहण किया है, ब्रिटेन में। ठीक है, under which there is a constitutional head as well as another actual head। तो जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जैसे इंग्लैंड है, इंडिया है, भारत है ना, वहां पर एक तो क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एक एक्चुअल हेड होता है। एक्चुअल या कह दो रियल हेड कह दो, दो तरह के हेड होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको बोलते हैं, संविधान किसको देता है ये सारी शक्तियां, संविधान तो ये देता है शक्तियां प्रेसिडेंट को, और रियल में ये शक्तियां वास्तव में है किसके पास, ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के पास है। ठीक है, तो जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, वहां पर दो तरह के हेड होते हैं, एक फॉर्मल हेड कर दो या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अध्यक्ष, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है।
इंग्लैंड में वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वहां का राजा या रानी, और एक्चुअल हेड है वहां का प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो ये अगर इंग्लैंड का सिस्टम हम नहीं अपनाते ना, अमेरिका का सिस्टम अपनाते, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्चुअल हेड अलग अलग होते ही होते। इंग्लैंड में वहां का जो अमेरिका में जो वहां का यूएसए में जो है वहां का राष्ट्रपति वही रियल हेड है और वही कॉन्स्टिट्यूशनल है, सारी शक्तियां उसके हाथ में ही है, वहां अलग नहीं है, दो पद नहीं है, वहां प्राइम मिनिस्टर का पद ही नहीं है। बात समझ आई ना? तो जबकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया इंग्लैंड को देख के, तो इंग्लैंड में भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अलग होता है और एक्चुअल हेड अलग होता है। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट और रियल एक्चुअल हेड है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर काउंसिल। ठीक है, तो इसलिए हमने हमारे यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वी अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ द ब्रिटेन, सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज वेल एज द अनदर एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसीलिए यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख अलग होता है और वास्तविक प्रमुख अलग होता है। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। हु इज द, या तो पूछ ले फॉर्मल हेड, नाम मात्र का कार्यपालिक प्रमुख कौन होता है, या पूछ ले संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संविधान किसको शक्तियां देता है? एक्चुअल में संविधान में ये शक्तियां किसके लिए लिखी गई है? राष्ट्रपति के लिए लिखी गई, लेकिन प्रयोग करता है उसको प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपसे एक लाइन का क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव? तो हम कहेंगे प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द सेंट्रल या यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड द पोजीशन इन द इंडियन यूनियन इज लाइक ए ब्रिटिश किंग। और उसकी स्थिति किस प्रकार की है? ब्रिटिश किंग के समान, इंग्लैंड के राजा या रानी के समान। ठीक है, जिस तरह जो काम नाम मात्र का प्रमुख जो है इंग्लैंड में राष्ट्रपति, वहां का जो राजा या रानी होता है, वही काम वही नाम मात्र का प्रमुख हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम से शासन होता है, राष्ट्रपति रियल में करता है कुछ नहीं है। आगे पढ़ेंगे, जब पावर्स पढ़ेंगे ना, इन सारी शक्तियों का प्रयोग वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से या एडवाइस से करता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या चीजें पढ़ी है? दो तीन बातों का ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 से शुरू होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव, कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर के और 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव का वर्णन कर रखा है। ठीक है, और आर्टिकल 52 ये कहता है कि इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में साफ लिखा हुआ है क्या? कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच देयर इज एन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52(3)(2) कहता है। और आर्टिकल 53 क्या कहता है? कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट यूनियन विल बी इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख यानी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी, लेकिन वो उसकी शक्तियों का प्रयोग, आगे क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट एंड ही विल बी यूज द हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। इन शक्तियों का प्रयोग वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की सहायता से करेगा, और उसके सबऑर्डिनेट कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, सेकेंड बात हमने क्या पढ़ी थी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में किस किस को सम्मिलित रखा जाता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्री परिषद, और फाइव अटॉर्नी जनरल। इन सबको यूनियन एग्जीक्यूटिव में रखा जाता है। ठीक है, फिर बात करी थी कि प्रेसिडेंट क्या है? केवल फॉर्मल सुप्रीम हेड है, या राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालक प्रमुख होता है। हु इज द एक्चुअल हेड या रियल हेड पूछे तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इज द रियल या एक्चुअल हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये हमने क्यों किया? ऐसा क्यों होता है कि दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है,
और जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, तो जहां भी पार्लियामेंट्री यानी संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां दो तरह के हेड होते हैं, एक को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं और दूसरे को एक्चुअल या रियल हेड बोलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, वहां का किंग या क्वीन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। इंग्लैंड में रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। इंडिया में रियल हेड या एक्चुअल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, सबसे पहले जब प्रेसिडेंट शुरू होता है तो उसकी पावर्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।